हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं बेवरेजेस के बारे में। तो बेवरेज क्या होता है? बेवरेज ऐसा कोई भी पीने लायक पेय पदार्थ, लिक्विड सब्सटेंस, पानी के अलावा, लेकिन पानी के अलावा ऐसा कोई भी लिक्विड पीने लायक सब्सटेंस को हम बेवरेज कहते हैं। ठीक, सिंपल इसका डेफिनेशन क्या है कि बेवरेज इज एनी पोर्टेबल लिक्विड, पोर्टेबल मतलब होता है पीने लायक, दैट वी ड्रिंक अदर देन वाटर, वाटर को छोड़ के। अच्छा, अगर आप अभी सोचेंगे कि वाटर को हम बेवरेज क्यों नहीं कहते हैं, तो भाई वाटर बेवरेजेस, आपको पता है बेवरेजेस ऐसी कोई भी ड्रिंक होती हैं जो स्टूमुलेंट होती हैं, कोई रिफ़्रेशिंग होती चीज़ें हैं, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह, चाय वगैरह, ये सब चीज़ें बेवरेज में आती हैं। वाटर तो इसेंशियल है लाइफ के लिए ना, वाटर हमेशा एक नीड है ज़िंदगी के लिए। ये सब चीज़ें नीड नहीं है, ये सब तो अपनी मूड के ऊपर है, अपनी नीड के लिए इतनी, मतलब कोई इसेंशियल चीज़ नहीं है ये सब। इसीलिए वाटर को हम बेवरेज नहीं कंक्लूड करते हैं, क्योंकि वाटर एक इसेंशियल हमारे लाइफ का पार्ट है। तो बेवरेज, ये तो हुआ बेवरेज। तो बेवरेज क्या होता है कि बेवरेज इन एनी पोर्टेबल लिक्विड दैट वी ड्रिंक अदर देन वाटर, दे मे बी इन फॉर्म ऑफ स्टूमुलेंट्स लाइक टी, कॉफ़ी, मिल्क, और एज रिफ्रेशर लाइक सॉफ्ट ड्रिंक, जूसेस एक्सेट्रा। क्या कह रहा है ये कि बेवरेजेस कुछ भी हो सकते हैं, स्टूमुलेंट्स की तरह हो सकते हैं, जैसे टी, कॉफ़ी, मिल्क वगैरह जो थोड़ी शक्ति ताकत प्रदान करें। फिर रिफ्रेशिंग की तरह भी होते हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, जूसेस होती हैं। ये सब सारी चीज़ें बेवरेजेस में आती हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑफ बेवरेजेस देखें कि बेवरेजेस को किन तरह से डिवाइड किया गया है। तो बेवरेजेस को पहले तो ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक अल्कोहलिक बेवरेजेस और एक नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि अल्कोहलिक बेवरेजेस वो बेवरेजेस होती हैं जिनमें किसी भी तरह से अल्कोहल की क्वांटिटी होती है, क्वांटिटी पाई जाती है, उनको हम अल्कोहलिक बेवरेज कहते हैं। और नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस वो चीज़ें होती हैं जिनमें अल्कोहल की क्वांटिटी नहीं पाई जाती। ठीक, अल्कोहलिक बेवरेजेस को भी फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, उनकी प्रोसेसिंग के बेसिस पे, जिस तरीके से वो बनाई जाती हैं उनके बेसिस पे अल्कोहलिक बेवरेजेस को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला फर्मेंटेड और दूसरा डिस्टिल्ड अल्कोहलिक बेवरेजेस। ठीक, फर्मेंटेड बेवरेजेस के कुछ एग्जांपल्स अगर हम देखना चाहें तो वो होते हैं बियर, वाइन, पेरी, साइडर, मिंट। ये सारी चीज़ें अल्कोहलिक बेवरेजेस के अंदर आती है, और अल्कोहलिक बेवरेजेस के अंदर भी फर्मेंटेड बेवरेजेस। अच्छा, फर्मेंटेड और डिस्टिल्ड बेवरेजेस में भी अगर हम देखना चाहें, अभी हम पढ़ने वाले हैं उनके बारे में, लेकिन अगर ओवरव्यू अगर देखें हम, तो फर्मेंटेड अल्कोहलिक बेवरेजेस उन बेवरेजेस को कहते हैं जो बेवरेजेस अल्कोहलिक सब्सटेंस जैसे शुगर वगैरह को हम फर्मेंट करके बनाते हैं, उसको हम कहते हैं अल्कोहलिक बेवरेजेस। डिस्टिल्ड बेवरेजेस उनको कहते हैं जिन बेवरेजेस को पहले हम फर्मेंट करते हैं, उसके बाद डिस्टिल्ड करते हैं, डिस्टिलेशन करते हैं, इसीलिए उनको डिस्टिल्ड बेवरेज कहते हैं। डिस्टिल्ड बेवरेजेस के एग्जांपल स्पिरिट और लिक्विड आता है। ठीक, नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस में चाय, कॉफ़ी वगैरह हमारे यहाँ आती हैं। तो नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस में भी बेवरेजेस को भी तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, रिफ़्रेशिंग, नरिशिंग एंड स्टिमुलेटिंग। रिफ़्रेशिंग बेवरेजेस वो सारी होती हैं जो हमें थोड़ा माइंड को कूल करे, रिफ़्रेश करे, जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह। नरिशिंग में आ जाएगा हमारा काढ़ा वगैरह जो होता है बेवरेज, वो आ जाएगा। और स्टिमुलेटिंग में चाय, कॉफ़ी। ठीक, ये तो हुआ हमारा बेवरेजेस का इंट्रोडक्शन। अब हम देखते हैं इनका पूरा डिटेल्ड कैटेगरी क्या क्या होती है। तो बेवरेजेस कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। बेवरेजेस को हम दो ब्रॉडली कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, अल्कोहलिक बेवरेजेस और नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस। अल्कोहलिक बेवरेजेस क्या होती हैं कि एन अल्कोहलिक बेवरेज टाइप ऑफ बेवरेज दैट कंटेन्स एथेनॉल दैट एक्ट एज अ ड्रग एंड इज प्रोड्यूस बाई फर्मेंटेशन। और किस चीज़ का फर्मेंटेशन? ऑफ ग्रेन्स या फ्रूट। अल्कोहलिक बेवरेजेस क्या होती हैं? जो इथेनॉल की मात्रा, अल्कोहल की मात्रा कंटेन करती हैं, ऐसे बेवरेजेस को अल्कोहलिक बेवरेजेस कहा जाता है। और इन्हें फ्रूट्स वगैरह, ग्रेन्स वगैरह के फर्मेंटेशन से बनाया जाता है। अल्कोहलिक बेवरेजेस को भी फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, फर्मेंटेड अल्कोहलिक बेवरेजेस एंड डिस्टिल्ड अल्कोहलिक बेवरेजेस। फर्मेंटेड अल्कोहलिक बेवरेजेस क्या होते हैं कि दे आर मेड बाय द फर्मेंटेशन प्रोसेस। इन्हें फर्मेंटेशन प्रोसेस के द्वारा बनाया जाता है। ऐसे बेवरेजेस को फर्मेंटेड अल्कोहलिक बेवरेज कहते हैं। इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में क्या होता है, द शुगर प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट इज कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ ईस्ट रिलीजिंग CO2। यही तो फर्मेंटेशन होता है कि फर्मेंटेशन
फर्मेंटेड अल्कोहलिक बेवरेजेस को हम कैसे बनाते हैं कि जो शुगर हम अल्कोहल किससे बनाते हैं, ग्रेन्स वगैरह, फ्रूट्स वगैरह का फर्मेंटेशन करके। तो उन प्रोडक्ट्स को हम क्या करते हैं, उनमें जो शुगर प्रेजेंट होता है हम उसको अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं, प्रेजेंट किसकी प्रेजेंस में, ईस्ट के प्रेजेंस में, और जिसकी वजह से CO2 एज अ बाई प्रोडक्ट रिलीज होता है। ठीक, ऐसे बेवरेज को फर्मेंटेड अल्कोहलिक बेवरेजेस करते हैं, और एग्जांपल इसके वाइन, बियर, सिडार, ये सब चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट आता है हमारा डिस्टिल्ड अल्कोहलिक बेवरेजेस। डिस्टिल्ड अल्कोहलिक बेवरेज क्या होता है कि दे आर मेड बाय डिस्टिलेशन प्रोसेस, इन्हें डिस्टिलेशन प्रोसेस के द्वारा बनाया जाता है। पहले क्या करते हैं कि दीज बेवरेजेस आर फर्स्ट फर्मेंटेड, पहले इन्हें फर्मेंट किया जाता है, एंड देन फर्मेंटेड लिक्विड इज फर्दर डिस्टिल, उसके बाद डिस्टिल किया जाता है। डिस्टिलेशन प्रोसेस में एक ब्रॉडली अगर देखें हम जनरली तो क्या होता है कि पहले हम उसको बहुत बॉयल करते हैं, हॉट करते हैं, उसके बाद कूल करते हैं, इसी को डिस्टिलेशन कहते हैं। एक हमने सिर्फ जनरल ओवरव्यू लिया है कि डिस्टिलेशन में क्या होता है, डिटेल ओवरव्यू अगर आपको जानना होगा तो बताइएगा। तो डिस्टिल अल्कोहलिक बेवरेजेस क्या होते हैं कि ऐसे अल्कोहलिक बेवरेजेस जिन्हें हम पहले फर्मेंट करते हैं, उसके बाद उनका डिस्टिलेशन किया जाता है। इस तरीके से जिन बेवरेजेस को बनाया जाता है उन बेवरेजेस को हम डिस्टिल अल्कोहलिक बेवरेज कहते हैं। इन्हें स्पिरिट भी कहा जाता है, और जो फ्लेवर्ड और स्वीट जो मीठे होते हैं और फ्लेवर जो स्पिरिट्स होते हैं उन्हीं को हम लिक्विड कहते हैं। तो ये तो हुआ हमारा अल्कोहलिक बेवरेज। अल्कोहलिक बेवरेज क्या होता है, जो बेवरेजेस इथेनॉल की मात्रा कंटेन करते हैं उन्हें अल्कोहलिक बेवरेज कहते हैं। अल्कोहलिक बेवरेजेस को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, फर्मेंटेड और डिस्टिल्ड। ठीक, ये तो हमारा अल्कोहलिक बेवरेज हुआ। अब हम देखते हैं कि नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस क्या होती हैं। तो वो बेवरेजेस जो अल्कोहल नहीं कंटेन करती हैं किसी तरह से, उन्हें नॉन अल्कोहलिक बेवरेज कहते हैं। The beverages that do not contain any alcohol are called non-alcoholic beverages. It is further divided into 3 category. इन्हें भी फर्दर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी 3 कैटेगरी है, रिफ्रेशिंग, स्टिमुलेटिंग एंड नरिशिंग। इन्हें 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। रिफ्रेशिंग बेवरेजेस क्या होती हैं कि द बेवरेजेस दैट रिफ्रेशेस आवर बॉडी आर कॉल्ड रिफ्रेशिंग बेवरेजेस। ऐसे बेवरेज जो हमारी बॉडी को रिफ्रेश करते एकदम, उनको कहते हैं रिफ्रेशिंग बेवरेजेस। जिनमें एग्जांपल में अगर हम देखें तो सोडा वाटर और फ्रेश लाइम वाटर आ जाएगा। स्टिमुलेटिंग बेवरेजेस क्या होती हैं, द बेवरेजेस दैट स्टिमुलेट द बॉडी फ्लूइड्स आर कॉल्ड स्टिमुलेटिंग बेवरेजेस। स्टिमुलेटिंग बेवरेज क्या होती है कि जो हमारे बॉडी फ्लूइड्स को थोड़ा स्टिमुलेट कर दे, ऐसे बेवरेजेस को हम स्टिमुलेटिंग बेवरेजेस कहते हैं। और एग्जांपल में टी और कॉफ़ी आ जाएगा, मोस्ट कॉमनली है। और नरिशिंग बेवरेजेस क्या होती है कि जो हमें थोड़ा नरिशमेंट प्रोवाइड करे, जैसे द बेवरेजेस दैट प्रोवाइड नरिशमेंट टू द बॉडी आर कॉल्ड नरिशिंग बेवरेजेस। द बॉडी को नरिशमेंट प्रोवाइड करे, पोषण प्रदान करे, ऐसे बेवरेजेस को नरिशिंग बेवरेजेस कहते हैं। एग्जाम्पल में हमारा मिल्क बेस्ड ड्रिंक्स आ जाएंगे और मिल्क शेक वगैरह आ जाएंगी। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन हो गया अल्कोहलिक बेवरेजेस एंड नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस का। अब हमें बेवरेजेस में हमें 2 मेन बेवरेजेस जो कॉमनली यूज्ड है ओवरऑल वर्ल्ड, उनके बारे में पढ़ना है, जो कि है हमारा टी और कॉफ़ी। तो चलिए इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। टी और कॉफ़ी कौन कौन सी है, नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस है। नॉन अल्कोहलिक बेवरेज में भी स्टिमुलेटिंग बेवरेज है। तो टी के अगर बारे में हम पढ़ें तो टी का जो बोटेनिकल नेम, साइंटिफिक नेम होता है वो कैमेलिया साइनेंसिस होता है। ये थिएसी फैमिली से बिलोंग करती है। ठीक, साइंटिफिक नेम आपको बिल्कुल अच्छी तरह से याद रखना है, कैमेलिया साइनेंसिस और थिएसी फैमिली। फिर क्या है कि टी इज़ अ फ्रेगरेंट बेवरेज मेड फ्रॉम द ड्राइड और फ्रेश लीव्स ऑफ एवरग्रीन श्रब कैमेलिया साइनेंसिस। चाय को जो टी है उसको बनाया कैसे जाता है, तो टी एक फ्रेगरेंट खुशबू प्रदान करने वाला खुशबूदार बेवरेज है, जिसे हम कैमेलिया साइनेंसिस के पौधे के सूखे और फ्रेश पत्तों से बनाते हैं। ठीक, और कैमेलिया साइनेंसिस क्या है, एक एवरग्रीन श्रब है जो हमेशा हरा भरा रहता है, ऐसा एक श्रब है कैमेलिया साइनेंसिस। ठीक, अगर हिस्ट्री और ओरिजिन देखें टी की, तो सबसे पहला इसका ऐसा रिकॉर्ड किया गया है, ऐसा माना गया है, कहीं इनका जो कहते हैं एविडेंसेस मिले हैं कि सबसे पहला जो टी का कंजप्शन हुआ था वो चाइना में शांग पीरियड में हुआ था, जो टी को एक मेडिसिनल बेवरेज के रूप में यूज़ किया जाता था। ठीक, उसके बाद जो टी का पौधा है, देखिए टी का कंजप्शन ऐसा माना जाता है कि चाइना में शांग पीरियड में शुरू हुआ था, जहाँ पे लोग इसे मेडिसिनल बेवरेज के तौर पे यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम कैमेलिया साइनेंसिस जो इसका पेड़ है, पौधा है, ये माना गया है कि ये ओरिजिनेट हुआ है जो आज का जो टाइम है नॉर्थ ईस्ट इंडिया और बर्मा वाला, म्यांमार वाला रीजन, वहाँ पे पाया गया था। ठीक, तो हिस्ट्री और ओरिजिन इसकी ये है, क्या है कि वन ऑफ द फर्स्ट रिकॉर्ड्स ऑफ टी कंजप्शन डेट्स टू चाइना शांग पीरियड
व्हेन टी वॉज कंज्यूम्ड एज ए मेडिसिनल बेवरेज, कि टी का जो सबसे पहला कंजप्शन जहाँ पे सबसे पहले इसका यूज़ किया गया था, रिकॉर्ड किया गया है चाइना के शांग पीरियड में, और वो भी कैसे, मेडिसिनल बेवरेज के तौर पे। द टी प्लांट कैमेलिया साइनेंसिस इज बिलीव टू हैव originated in the region that has now comprised of नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नॉर्थ बर्मा जो आज का म्यांमार है, साउथ वेस्ट इंडिया और तिब्बत। इन सारे रीजन में जो कैमेलिया साइनेंसिस का पेड़ है, पौधा है, उसको ऐसा माना गया कि यहाँ से ओरिजिनेट हुआ था। ठीक, तो ये हमारे टी के बारे में जो जनरल बातें हैं वो हो गई। अब हम देखते हैं कि टी का कल्टिवेशन कैसे किया जाता है। तो टी के कल्टीवेशन के लिए जियोग्राफिकल जो कंडीशंस हैं वो है कि एक मॉडरेट टेम्परेचर रहना चाहिए 21 से 29 डिग्री सेल्सियस का, और रेनफॉल होना चाहिए 150 से 200 सेंटीमीटर तक का। ठीक, सॉइल वेल ड्रेन होना चाहिए, एकदम पूरी तरह सूखा होना चाहिए, और उसके पास हाई अमाउंट में ऑर्गेनिक मैटर होना चाहिए। ठीक, पीएच 4.5 से 5.5, थोड़ा मतलब बेसिक ही रहना, एसिडिक रहना चाहिए, और मोस्टली एलुवियल माउंटेन है लेटेराइट सॉइल प्रीफर किया जाता है टी के कल्टीवेशन के लिए। ठीक, ये तो कल्टीवेशन के लिए रिक्वायरमेंट्स हो गई। अब अगर हम देखें कि मेथड क्या है इसका, कल्टीवेशन का मेथड, इसका कल्टीवेशन किया कैसे जाता है, तो कल्टीवेशन में हम देखें तो कल्टीवेशन टी गार्डन्स और सेटअप ऑन क्लियर्ड हिल स्लोप्स वेयर शेड ट्रीज आर ऑलरेडी प्लांटेड इन एडवांस। टी गार्डन जो ऐसी जगहों पे तैयार किए जाते हैं, क्लियर हिल स्लोप्स पे तैयार किए जाते हैं जहाँ पे बड़े बड़े छायादार वृक्ष पहले ही लगा दिए जाते हैं। ठीक, उसके बाद क्या होता है कि टी सीड्स आर सोन इन द जर्मिनेशन बेड्स एंड द सैपलिंग्स आर ट्रांसप्लांटेड टू द गार्डन। टी के जो बीज हैं उनको हम जर्मिनेशन बेड्स में लगा देते हैं, जैसे हम नर्सरी में लगाते हैं पौधे ना, उसके बाद सैपलिंग उठा के हम फील्ड में लगाते हैं, वैसे ही टी के सीड्स को भी पहले जर्मिनेशन बेड में लगाया जाता है, और जब वो सैपलिंग्स थोड़े बड़े हो जाते हैं तो उठा के हम उनको फील्ड में लगा देते हैं। द टी प्लांटेशन इज़ रेगुलरली होड एंड वीडेड सो दैट टी बुश ग्रोज विदाउट एनी हिंड्रेंस। जो टी का प्लांटेशन होता है उनको उनकी छटाई वटाई हमेशा रेगुलरली चलती रहती है, ताकि टी का जो पौधा है वो बिना किसी रुकावट के आसानी से ग्रो कर सके। प्रूनिंग ऑफ प्लांट, प्रूनिंग मतलब होता है छटाई करना, तो प्रूनिंग ऑफ प्लांट इज़ एन इसेंशियल पार्ट ऑफ टी कल्टीवेशन। प्रूनिंग टी कल्टीवेशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द प्रॉपर शेप ऑफ टी बुश टू अ हाइट ऑफ अबाउट 1 मीटर। और ये इसलिए प्रूनिंग क्यों करते हैं हम, क्योंकि टी का एक जो प्रॉपर स्पेसिफिक हाइट है वो उसका बना रहे, जैसे मोस्टली कहाँ तक है, 1 मीटर तक का। ठीक, अब हम देखते हैं थोड़ा कि इसका प्रोसेसिंग क्या होती है टी की, टी को प्रोसेसिंग कैसे किया जाता है। तो टी के प्रोसेसिंग के 2 मेथड है। कौन कौन से मेथड है, ऑर्थोडॉक्स मेथड है एक तो, और एक है सीटीसी मेथड। ठीक, तो ऑर्थोडॉक्स मेथड में क्या होता है, ऑर्थोडॉक्स मेथड में पूरे 5 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप होता है प्लकिंग, दूसरा वीथरिंग, तीसरा रोलिंग, चौथा ऑक्सीडेशन और पांचवा फायरिंग। ठीक, तो इन मेथड्स में हम क्या करते हैं, प्लकिंग जैसे कि पता चल रहा है प्लक करते हैं, प्लकिंग मेथड हम पत्तियों को प्लक करते हैं। ठीक, वीथरिंग में क्या करते हैं कि हम पत्तियों को थोड़ा विल्ट करने के लिए, सूखने के लिए छोड़ देते हैं कुछ घंटों के लिए। उसके बाद जो लिफ्ट होगी उनको थोड़ा हम उनको उनकी जो भी मेंटेनेंस है वो करते हैं, रोटेट करते हैं उसको विदरिंग में। विदरिंग प्रोसेस, पहला प्रोसेस पत्तियों को तोड़ा, दूसरे प्रोसेस में हम उसको थोड़ा सुखाते हैं, उसको थोड़ा रोटेट करते हैं। तीसरा प्रोसेस रोलिंग, जैसा कि नाम से ही पता चला है कि हम पत्तियों को रोल करते हैं, ट्विस्ट करते हैं, ताकि उनकी सेल वॉल टूट जाए और उसमें का जो जूस है वो बाहर आ जाए। ठीक, ऑक्सीडेशन में क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ऑक्सीडेशन करते हैं हम पत्तियों की, जिसकी वजह से क्या होता है, जो टी का रेडिश ब्राउन कलर आता है ना, इसी की वजह से आता है, ऑक्सीडेशन और स्टेप की वजह से ही आता है। ठीक, अभी हम देखेंगे क्या क्या होता है। फायरिंग में क्या होता है, ये लास्ट स्टेप होता है, इसमें हम पत्तियों को बहुत ही एक सुखाते हैं। फायरिंग में बहुत ज़्यादा हीट में इसको सुखाते हैं, इतना सुखाते हैं कि उनके पास मॉइस्चर कंटेंट बहुत कम बच जाता है, अप टू बस 3% तक ही पता बच जाता है। उसके बाद हम टी को ले लेते हैं। तो चलिए देखते हैं कि एक एक प्रोसेस में क्या होता है। तो प्लकिंग में क्या होता है कि द लीव्स आर हार्वेस्टेड बाय हैंड, पत्तियों को हाथों से तोड़ा जाता है, यूजली रेंजिंग बिटवीन जस्ट द अप ओपन बर्ड टू द टॉप 3 लीव्स एंड द बर्ड। ये क्या कह रहा है कि हम प्लकिंग में क्या होता है, प्लकिंग में हम पत्तियों को तोड़ते हैं। और कौन सी पत्तियों को तोड़ते हैं, ऐसी पत्तियों को जो बर्ड के ऊपर ही 3 पत्तियां होती हैं उन। मान लीजिए ये हमारा टी का पौधा है, यहाँ पे कोई एक अनओपन बर्ड
जो बड होता है ना, जो कली वो खुली नहीं होती है, उसकी पहले उसके ऊपर जो पहली 3 पत्तियां होती हैं वो बेस्ट मानी जाती हैं टी के लिए, और हम उसी को तोड़ते हैं। ठीक। वीदरिंग में क्या करते हैं कि द लीव्स आर लेड आउट टू विल्ट एंड सेवरल आवर्स फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। लीव्स को जब हमने पत्तियों को तोड़ दिया, उनको विल्ट विल्ट मतलब एक तरह से समझ सकते हैं मुरझाना, समझ सकते हैं यहाँ पे कि हम पत्तियों को मुरझाने के लिए, सूखने के लिए कुछ घंटों के लिए छोड़ देते हैं ताकि हम आगे का प्रोसेस कर सकें। इस प्रोसेस में क्या होता है कि इन दिस प्रोसेस द लीव्स आर जेंटली फ्लॉप्ड, रोटेटेड एंड मॉनिटर टू एंश्योर इवन एक्सपोजर। पत्तियों को इवन एक्सपोजर मतलब एक अनफेवरेबल कंडीशन में एक्सपोज करने के लिए हम छोड़ देते हैं, तैयार करते हैं। ठीक। क्योंकि अभी हम पत्तियों को ऑक्सीडेशन करेंगे, उसका फायरिंग करेंगे, इसलिए उस पत्ती को इस तरीके से तैयार करना रहता है। थर्ड स्टेप हमारा रोलिंग होता है। रोलिंग में क्या करते हैं कि द सॉफ्टेंड टी लीव्स आर रोल्ड। जो हमारी पत्तियाँ जो नरम हो चुकी हैं, मुरझा चुकी हैं, उन पत्तियों को हम रोल करते हैं। प्रेस्ड ऑन ट्विस्टेड टू ब्रेक द सेल वॉल सो दैट द जूसेस कम आउटसाइड। इस पत्ती रोलिंग मेथड में हम क्या करते हैं, पत्तियों को रोल करते हैं, उसको मोड़ते हैं, ट्विस्ट करते हैं ताकि उनकी जो सेल वॉल है वो टूट सके और उसमें का जो जूस है, एंजाइम्स है, वो बाहर आ सके। ठीक। फोर्थ स्टेप में हम ऑक्सीडेशन करते हैं। ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि आफ्टर रोलिंग करने के बाद द लीव्स आर लेड आउट टू रेस्ट फॉर सेवरल आवर्स अलाउंग ऑक्सीडेशन टू टेक्स प्लेस। पत्तियों को ऐसे छोड़ दिया जाता है कई घंटों के लिए ताकि ऑक्सीडेशन हो सके। और ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि इन दिस प्रोसेस द ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद द एक्सपोज एंजाइम। ऑक्सीजन जो होता है, ऐसे ऑक्सीजन सराउंडिंग में पड़ा है और इस प्रोसेस में क्या करते हैं कि इन दिस प्रोसेस द ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद द एक्सपोज्ड एंजाइम इन द लीव्स, टर्निंग इट इनटू रेडिश ब्राउन एंड कॉजिंग फ्लेवर इन इट। और ऑक्सीडेशन की वजह से क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, तो जो एंजाइम हमने निकाला है, हमने अभी पत्तियों को रोलिंग मेथड में उसकी सेल वॉल को तोड़ दिया ताकि उसमें से एंजाइम और जूसेस बाहर आ जाएं, तो उससे क्या होता है कि रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है ऑक्सीडेशन की वजह से। और इसी ऑक्सीडेशन की वजह से जो टी का फ्लेवर होता है, सॉरी मैंने आई थिंक कलर बोल दिया है, तो जो टी का फ्लेवर होता है इसी ऑक्सीडेशन की वजह से आता है। ठीक। नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होता है, फायरिंग। फायरिंग में हम क्या करते हैं कि इट इज़ द फाइनल स्टेप। द फाइनल स्टेप इज़ टू फायर और हीट द लीव्स क्विकली टू ड्राई देम टू बिलो 3% मॉइस्चर कंटेंट एंड स्टॉप द ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ऑक्सीडेशन प्रोसेस के हो जाने के बाद हम पत्तियों को इतना मतलब फायर करते हैं, हीट करते हैं, इतना हीट करते हैं कि उसमें का जो भी मॉइस्चर कंटेंट है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए, बिल्कुल 3% तक का आ जाए मॉइस्चर कंटेंट, उसमें नमी बिल्कुल भी ना रहे। ठीक। और उसके बाद हम टी को, जो हमारी जो टी की जो कह सकते हैं कि जो हमारे पास टी का जो आता है दाना, वो आ जाता है। तो ये तो हमारा होता है ऑर्थोडॉक्स मेथड। फिर हम जानते हैं कि टी की प्रोसेसिंग का 2 मेथड होता है, ऑर्थोडॉक्स मेथड और एक होता है हमारा सीटीसी मेथड। तो सीटीसी मेथड में क्या होता है कि सीटीसी का मतलब होता है क्रश, टीयर, कर्ल। ठीक। तो कि जो सीटीसी मेथड हुआ और क्रश, टीयर, कर्ल प्रोडक्शन इज़ अ वेरी डिफरेंट प्रोसेस। ये थोड़ा अलग प्रोसेस है। कैसे कि ऑल द 5 स्टेप्स ऑफ ऑर्थोडॉक्स प्रोसेसिंग और परफॉर्म बट मोर रैपिडली एंड इन अ लिमिटेड फैशन। जो अभी हमने ऑर्थोडॉक्स प्रोसेस की 5 मेथड देखे, प्लकिंग, वीदरिंग, रोलिंग, ऑक्सीडेशन, फायरिंग, ये सारी प्रोसेस भी सीटीसी मेथड में भी परफॉर्म की जाती है, लेकिन एक बहुत रैपिड और लेवल पे तेज़ी से और बहुत जल्दी। ठीक। एक सीटीसी मेथड को क्यों हम बनाए जब हमारे पास ऑर्थोडॉक्स मेथड था, तो देखिए अभी हमने देखा कि सीटीसी मेथड में भी वही सारी स्टेप्स परफॉर्म की जाती हैं जो ऑर्थोडॉक्स मेथड में परफॉर्म की जाती हैं, लेकिन एक बहुत ही तेज़ लेवल पे, रैपिड लेवल पे की जाती हैं। इस मेथड को बनाया गया था कि ताकि बहुत प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो सके और बहुत जल्दी हो सके, इसलिए सीटीसी मेथड को बनाया गया था। ठीक। प्रोसेसिंग ऑफ टी हो गया कि टी का प्रोसेसिंग कैसे 2 तरीक़ों से किया जाता है, ऑर्थोडॉक्स मेथड और सीटीसी मेथड। ठीक। ये तो हमारा हो गया। अब हम थोड़ा देख लेते हैं कि बेनिफिट और साइड इफ़ेक्ट क्या है टी के। ठीक। तो बेनिफिट्स अगर हम देखें तो बेनिफिट ये होता है कि एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, बूस्ट मेंटल हेल्थ को थोड़ा बूस्ट कर देता है, रिफ़्रेश कर देता है माइंड को, कंट्रोल्स डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है,
फाइट ओबेसिटी, ओबेसिटी जो मोटापा है उसको भी थोड़ा कम करने में हेल्प करेगा। हेल्थियर हार्ट को भी ठीक करेगा। इम्प्रूव बोन हेल्थ को भी ठीक करता है। लेकिन ये सारी चीज़ें तब होंगी जब टी को एक बहुत ही मिनिमम क्वालिटी, बहुत कम क्वांटिटी में लिया जाए। बहुत अगर हम क्वांटिटी में टी को कंज्यूम करेंगे, जो कि हमारे इंडिया में तो भाई बहुत ज़्यादा ही होता है, तो क्या क्या होता है ये देखिए। इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या है या डिसएडवांटेज कह सकते हैं कि एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ सम टी लाइक ब्लैक टी जैसे चायों का जो हम बहुत ज़्यादा अगर कंजप्ट करें, विच इज़ द अमाउंट ऑफ कैफीन, जिसमें कैफीन की मात्रा होती है, क्या क्या हो सकता है उससे माइल्ड हेडेक हो सकता है, नर्वसनेस हो सकता है, स्लीप प्रॉब्लम हो सकती है, इरिटेबिलिटी हो जाएगी, डायरिया हो सकता है, हार्ट बीट फ्लक्चुएशन हो सकता है, हार्ट में भी प्रॉब्लम हो सकता है। टी हमने देख लिया, अब हमारा टॉपिक है कॉफ़ी। कॉफ़ी का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है कॉफ़िया अरेबिका, और ये रूबिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक, कॉफ़ी क्या है कि कॉफ़ी इज़ द सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेवरेजेस ऑफ इंडिया नेक्स्ट टू टी। इंडिया में टी के बाद कॉफ़ी सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला बेवरेजेस है। ठीक, अब अगर थोड़ी हिस्ट्री देख लें कॉफ़ी की, तो कॉफ़ी का जो माना जाता है कि ओरिजिन कहाँ है, ये इंडिजीनियस मतलब कहाँ से ये पाया गया था, या ओरिजिन कह सकते हैं कि इसका कहाँ से हुआ था। तो ये सब माना जाता है कि एबिसीनिया जो प्लेट्यू है यूथोपिया में, वहाँ से इसका इंडिजीनियस था, ये वहीं का था कहने का मतलब मे भी वहाँ से उसका ओरिजिन हुआ था। और उसके बाद इसको अरेबिया में इसको ले जाया गया था 11वीं सेंचुरी में, और अरेबिया से 17वीं शताब्दी में बाबा बुदान ने इसे कर्नाटका लाया था इंडिया में। ठीक, तो ये तो हो गई थोड़ी हमारी हिस्ट्री। अब कल्टीवेशन देख लेते हैं हम कॉफ़ी के लिए। तो कॉफ़ी का जो कल्टीवेशन के लिए जो एक रिक्वायरमेंट्स है, क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट्स, तो इसके लिए एक हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए होता है गर्म क्लाइमेट, और थोड़ी ह्यूमिडिटी भी चाहिए होती है, और टेम्परेचर चाहिए होता है 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच में, और रेनफॉल 150 से 250 सेंटीमीटर तक का रेनफॉल सही माना जाता है कॉफ़ी के कल्टीवेशन के लिए। इसके बाद क्या है कि इसको ग्रो कहाँ किया जाता है, तो समुद्र तल से 600 से 1600 मीटर की ऊंचाई पर कॉफ़ी कल्टीवेशन जो हम करते हैं उसको बढ़िया माना जाता है कि वहाँ पे कॉफ़ी कल्टीवेशन बढ़िया होगी। सॉयल वेल ड्रेन चाहिए होता है, सूखा जो सॉयल होता है वैसा जो मतलब पानी सूख सके, ये नहीं कि वाटर लॉगिंग हो जाए। रिच फ्राइबल लोम मतलब ऐसा सॉयल होता है, फ्राइबल मतलब सॉयल में अगर हम कहें तो अगर कोई मिट्टी को ले हम ऐसे पूरा हमारे हाथों में कैसे ना धूल बन जाए, ऐसे फ्राइबल लोम। कंटेनिंग गुड डील ऑफ ह्यूमस और मिनरल्स होना चाहिए उस सॉयल में, जैसे कि आयरन और कैल्शियम, और ये ऐसी जो सॉयल होती है उसको आइडियल होती है कॉफ़ी कल्टीवेशन के लिए। ठीक, अगर मेथडलॉजी देखें कि कैसे किया जाता है कॉफ़ी का कल्टीवेशन प्लांटेशन, तो इन्हें जो फील्ड होते हैं मेन फॉरेस्ट लैंड कहने का मतलब जहाँ हम कॉफ़ी कल्टीवेट करना चाहते हैं तो उस फील्ड में हम लगाते हैं। कैसे लगाए जाते हैं कि जो छोटे छोटे पौधे होते हैं, यंग कॉफ़ी प्लांट्स होते हैं, उनको रोज़ में हम लगाए जाते हैं, ताकि पर हेक्टेयर, ये एक कमर्शियल प्रोडक्शन की बात है कि पर हेक्टेयर 1200 से 1800 प्लांट्स हम कॉफ़ी का लगा सकते हैं। ठीक, जो सीडलिंग्स होती हैं वो नर्सरीज़ में पहले तो लगाई जाती हैं, जैसे अभी हमने टी में भी देखा कि जर्मिनेशन बेड पे लगाई जाती हैं, बाद में सैपलिंग्स को हम फील्ड में ट्रांसप्लांट करते हैं। वैसे ही कॉफ़ी कल्टीवेशन में को भी पहले हम नर्सरी में लगाते हैं, उसके बाद हम प्लांट करते हैं इन द बिगनिंग ऑफ रेनी सीजन के शुरुआत में, अंटिल दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग फूड 3 to 4 years लेटर देर के, और ये फ्रूटिंग 3 से 4 साल बाद करती है लगाने के बाद। तब तक इसे बहुत ही एक केयर करने की ज़रूरत होती है, मेंटेन करने की ज़रूरत होती है। ट्रिमिंग वगैरह एक रेगुलरली मतलब जब जब उसको ज़रूरत हो तब करनी चाहिए, ताकि ये बढ़िया फ्रूटिंग दे सके। अब हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज के बारे में देखें कॉफ़ी की, तो कॉफ़ी और की डिसएडवांटेज और एडवांटेजेस भी ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं टी की तरह ही। देखिए, अगर कम अमाउंट में कंजप्शन करें तो कोई भी चीज़ खतरनाक नहीं होती है, लेकिन अगर ज़्यादा करेंगे तो बिल्कुल वो खतरा होगा ही, हमारे शरीर के लिए नुकसान देगा ही। तो एडवांटेज में कॉफ़ी का एडवांटेज क्या है कि मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज़ करता है, एनर्जी लेवल भी बढ़ाता है, हेल्प विद टाइप 2 डायबिटीज़ क्योर करने में भी हेल्प कर सकता है, कम अमाउंट में लिया जाए लेकिन तभी। बेनिफिट ब्रेन हेल्थ को भी बूस्ट कर सकता है, बेनिफिशियल फॉर वेट को भी कम कर सकता है, पोटेंशियली लोअर द रिस्क ऑफ डिप्रेशन को भी क्योर करने में हेल्पफुल है, एंड लीवर फंक्शन को भी प्रोटेक्ट करेगा, उनको अच्छे से काम करने के लिए एक्टिवेट करेगा। ठीक,
लेकिन ये सारी चीज़ें तब होगी जब आप कम अमाउंट में यूज़ करें। अगर ज़्यादा अमाउंट में यूज़ करें एक्सेसिव क्वांटिटी में, तब क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं उसके, क्या क्या हो सकता है। तो कैन कॉज एनजाइटी कॉज कर सकता है, इंसोम्निया कॉज कर सकता है, स्लीप में इरेगुलरनेस आ जाएगी, परेशानी होगी, नींद नहीं आएगी। माइट बी बैड फॉर हार्ट के लिए भी अच्छा नहीं है। वर्स एंड डायरिया को और भी ख़राब कर सकता है अगर हम कॉफ़ी का कंजप्शन ज़्यादा करें तो। मिक्स बोन मोर फर्टाइल, बोन्स को ये कमज़ोर बनाता है। एंड पोटेंशियल टू कॉज एडिक्शन कॉज कर सकता है। तो ये तो बात है ही भाई, टी हो या कॉफ़ी या कोई चीज़, अगर हम उसको एक बुरी तरह से डेली आप कंजर्व करने लगे तो वो एक आदत बन जाती है, और आदत किसी भी चीज़ की हो वो खतरनाक ही होती है। ठीक, तो ये तो हमारा हुआ बेवरेजेस। हमने बेवरेजेस के टाइप्स देखें, कॉफ़ी टी देखा, टी कॉफ़ी का कल्टीवेशन देखा हमने, उनका बेनिफिट देखा, डिसएडवांटेज देखा। तो ये हमारे बेवरेजेस हुए। थैंक यू फॉर टुडे, और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे।